हेलो, गुड मॉर्निंग। दिस इज अनिल कुमार शर्मा। अपन लोग आज डिस्कस करेंगे ग्रेड सेकंड के इंग्लिश पार्ट पर। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपसे बात करूंगा इंग्लिश वर्ड के बारे में। उसके बाद मैं बात करूंगा इंग्लिश के डिवाइडेशन, लिटरेचर और ग्रामर के बारे में। सबसे पहले अपन बात करते हैं इंग्लिश। एक्चुअली अपन इंग्लिश का मतलब एक समझते हैं कि इंग्लिश का मतलब भाषा का नाम या फिर किसी विषय या सब्जेक्ट का नाम अपन समझते हैं। क्या किसी भाषा या सब्जेक्ट के अलावा इंग्लिश का कुछ और मतलब निकल सकता है? तो आई वुड लाइक टू टेल यू, मैं आपको बताना चाहूंगा कि इंग्लिश का मतलब एक अपन जो जानते हैं वो ये कि ये अंग्रेजी, इंग्लिश मतलब अंग्रेजी भाषा का नाम या फिर किसी विषय का नाम। बट इसके अलावा अपन इंग्लिश कह सकते हैं पीपल, उन लोगों को अपन इंग्लिश कह सकते हैं हु रिजाइड्स इन इंग्लैंड। उन लोगों को भी इंग्लिश कहा जा सकता है जो लोग कहां रहते हैं, इंग्लैंड में रहते हैं। देखो, इंग्लिश बोलने से अंग्रेज नहीं होता है। अमेरिका में भी इंग्लिश बोली जाती है, इंडिया में भी इंग्लिश बोली जाती है, चाइना, इवन पूरे दुनिया में इंग्लिश बोली जाती है। लेकिन इंग्लिश अपन केवल इंग्लैंड के लोगों को बोल सकते हैं। तो इंग्लिश का मतलब अंग्रेज भी होता है अंग्रेजी के अलावा। तो ये तो इसका मतलब हो गया, इंग्लिश शब्द का मतलब हो गया कि अंग्रेजी के अलावा अपन इंग्लिश को अंग्रेज भी कह सकते हैं, वो जो केवल कहां रहते हैं, इंग्लैंड में रहते हैं। क्योंकि देखो, इंग्लिश का जो ओरिजिनेशन है, उत्पत्ति है, वो कहां से होती है, इंग्लैंड से होती है। और इंडिया में स्पेशली अपन जो इंग्लिश पढ़ते हैं दैट इज ब्रिटिश इंग्लिश। तो हम यहां पर इसको बात करेंगे, इंग्लिश मतलब अंग्रेज और अंग्रेजी दोनों होता है। जैसे मैं बोलूं मैं इंडिया में रहता हूं तो आई विल से आई एम इंडियन। उसी तरह इंग्लैंड में रहने वाला कोई भी व्यक्ति या इंसान कह सकता है आई एम इंग्लिश। वेयर आर यू फ्रॉम, आई एम इंग्लिश। तो इंग्लिश का मतलब अंग्रेज भी होता है। ये बेसिक शब्द का मतलब मैंने आपको बताया यहां पर कि इंग्लिश का मतलब क्या होता है। अब दूसरी बात करेंगे, इंग्लिश को अपन डिवाइड कितने पार्ट्स में कर सकते हैं। तो इंग्लिश को यहां पर अपन ने डिवाइड करा, मैं आपके सिलेबस की बात कर रहा हूं। ग्रेड सेकंड के अंदर इंग्लिश को अपन कितने तरह से पढ़ेंगे, तो उसके बेसिस पे मैं इसको डिवाइड कर रहा हूं। तो एक मैंने यहां पर बोला इंग्लिश का ग्रामर पार्ट होता है, जिसको आप लोग व्याकरण कहते हो, पढ़ते भी आए हो आप बहुत सालों से। दूसरा पार्ट अपन बोलेंगे इसको, सॉरी, लिटरेचर, जिसको आप लोग साहित्य कहते हैं, आप पढ़ के आए हैं। तो ग्रामर और लिटरेचर, इस तरह से अपन ने इंग्लिश को दो भागों में डिवाइड किया, अंग्रेजी व्याकरण और अंग्रेजी साहित्य। अब सबसे पहली चीज होती है कि बहुत सारे लोग पीजी कर लेते हैं, यूजी पीजी, इवन बीएड करके टीचर भी बन जाते हैं, बट दे डोंट नो, वो लोगों को पता नहीं होता कि ग्रामर इस दुनिया में कब आया और लिटरेचर इस दुनिया में कब आया। सबसे पहले मैं आपको इंट्रोडक्शन दे रहा हूं कि इंग्लिश को अपन ने दो भागों में डिवाइड करा, ग्रामर एंड लिटरेचर। अब मैं बात करूंगा आगे यहां पर कि ग्रामर दुनिया में कब आया और लिटरेचर, साहित्य दुनिया में कब आया। तो देखो, ग्रामर जो है, अंग्रेजी ऑफ कोर्स बहुत पहले आ चुकी है, लेकिन ग्रामर की बात करूं तो ग्रामर इस दुनिया में आया वो सबसे पहले 1534, 1534। 1534 के पहले दुनिया में अंग्रेजी तो थी, भाषा तो थी, लेकिन ग्रामर नहीं था, व्याकरण नहीं था। एक्चुअली ग्रामर काम क्या करता है, ग्रामर किसी भी सब्जेक्ट को, देखो व्याकरण हिंदी में भी चलता है, व्याकरण संस्कृत में भी होता है और अंग्रेजी में भी ग्रामर या व्याकरण चलता है। तो एक्चुअल में ग्रामर करता क्या है, ये किसी भी लैंग्वेज को, जो ग्रामर है वो किसी भी लैंग्वेज को आपको करेक्ट लिखवाता है। इसके बिना आप किसी भी लैंग्वेज को करेक्ट नहीं लिख सकते, ना करेक्ट लिख सकते हो ना करेक्ट बोल सकते हैं। तो किसी भी भाषा को सही लिखना और बोलना सिखाता है आपको कौन, ग्रामर। तो अंग्रेजी तो थी 1534 के पहले, लेकिन शायद वो सही नहीं बोली जाती थी, उसे आप सही बोलते भी नहीं थे, आप सही लिखते भी नहीं थे। तो फिर ग्रामर की रचना हुई या ग्रामर की उत्पत्ति हुई इस दुनिया में 1534 में। और ये ग्रामर आपको, इस दुनिया को देने वाला इंसान कौन था, वो इंग्लिश था, लिंडसे मुरे। लिंडसे मुरे ये वो व्यक्ति है जिसने दुनिया को ग्रामर दी। इसके पहले ग्रामर का नाम नहीं था दुनिया में। तो लिंडसे मुरे ने सबसे पहले दुनिया को ग्रामर दी, या ग्रामर, इसकी वजह से हम आज ग्रामर पढ़ रहे हैं। ये
1534 में इसका ओरिजिनेशन हुआ, इसकी उत्पत्ति हुई या दुनिया में आई। लेकिन जो ग्रामर 1534 में इस व्यक्ति ने दुनिया को दी, दैट वाज नॉट परफेक्ट। ये लिंडसे मुरे के द्वारा बनाई गई जो ग्रामर थी, दैट वाज नॉट परफेक्ट। ये पूरी तरह से सही ग्रामर नहीं मानी गई, इसको पूरी तरह से कंप्लीट सही नहीं माना गया। इसमें इंप्रूवमेंट्स किए गए, फिर इसमें सुधार किए गए और फिर दुनिया को एक परफेक्ट इंग्लिश ग्रामर दी गई। तो ये 15 कुछ ही सालों बाद में लिंडसे मुरे ने 1534 में ग्रामर की शुरुआत करी इस दुनिया में, उसमें उसे परफेक्ट नहीं माना गया। तो फिर 1586 के अंदर कुछ सालों बाद दुनिया को परफेक्ट इंग्लिश ग्रामर इसमें जो सुधार करके वो दुनिया को देने वाला था, वो इंग्लैंड का ही कवि जिसका नाम था विलियम, नॉट शेक्सपियर, एक्चुअली इट्स विलियम ब्लकर। तो विलियम ब्लकर ने दुनिया को अंग्रेजी ग्रामर दी, जो कि परफेक्ट इंग्लिश ग्रामर अपन बोल सकते हैं, जो अपन आज पढ़ते हैं। वो किसकी देन है? विलियम ब्लकर की। कब आई दुनिया में परफेक्ट इंग्लिश ग्रामर? 1586 में, जबकि शुरुआत 1534 में हो गई थी, लेकिन दुनिया को ग्रामर मिली 1586 में बाय विलियम ब्लकर। हर विलियम शेक्सपियर नहीं होता है। ओके, अब दूसरी बात करते हैं कि लिटरेचर। लिटरेचर इस दुनिया में कब आया? तो सबसे पहले तो ये समझो कि लिटरेचर है क्या। तो लिटरेचर जो है इस वर्ड से बना है, लिटेरा। लिटरेचर जिसको आप लोग कहते हो साहित्य। मैं अगर आपसे पूछ लूं कि साहित्य का मतलब क्या होता है, इंग्लिश लिटरेचर आप बोल देते हैं अंग्रेजी साहित्य, लेकिन मैं आपसे पूछ लूं कि साहित्य किसे कहते हैं, शायद ही कोई जवाब दे पाएगा। मैं यहां पर क्लियर करूंगा आपके सामने कि साहित्य क्या होता है और ये जो लिटरेचर वर्ड जो है वो किस शब्द से बना है। तो लिटेरा से बना है। अब लिटेरा का मतलब क्या होता है? लिटेरा का मतलब होता है रिटन एनी रिटन वर्क, कोई भी लिखित कार्य, कोई भी लिखी हुई लाइन, वो लिटरेचर कही जा सकती है। एनी रिटन वर्क इज कॉल्ड लिटेरा। तो बेटा लिटरेचर का लिटरेचर शब्द की उत्पत्ति है वो किस शब्द से हुई है? लिटेरा से। लिटेरा का मतलब क्या होता है? एनी रिटन वर्क, कोई भी लिखित कार्य जो अपन देख रहे हैं, पढ़ रहे हैं, वो एक्चुअल में लिटरेचर ही होता है, साहित्य ही होता है। तो साहित्य किसे बोलते हैं? एनी रिटन वर्क। एनी रिटन वर्क इज कॉल्ड लिटरेचर। लिटरेचर शब्द की उत्पत्ति किससे हुई है? किससे हुई है? लिटेरा से हुई है। लिटेरा वर्ड जो है वो एक लैटिन वर्ड है। तो एक लैटिन भाषा के एक शब्द से लिटरेचर शब्द बना है। किस शब्द से बना? लिटेरा से। लिटेरा का शाब्दिक अर्थ क्या बोलेंगे अपन? एनी रिटन वर्क। तो लिटरेचर का अर्थ भी मैं बोल सकता हूं, एनी रिटन वर्क इज कॉल्ड लिटरेचर या साहित्य कहते हैं। दुनिया में साहित्य कब आया? दुनिया में साहित्य इंग्लिश लिटरेचर वो कब आया? तो इसकी बात करूंगा मैं। तो बेटा बहुत बड़ा नाम है ये जो मैं लिख रहा हूं, जॉफ्री चौसर। ये वो नाम है जिसने दुनिया को इंग्लिश लिटरेचर दिया। किसने दिया? जॉफ्री चौसर ने। जॉफ्री चौसर जो है इनका बर्थ हुआ था 1340 में और इनकी डेथ हुई थी 1400। 1340 में जन्म हुआ और 1400 में इनकी डेथ हुई थी। ये 60 साल की एज में इनकी डेथ हुई, लेकिन इन 60 सालों में इस इंसान ने दुनिया को ये दिया, लिटरेचर दिया, साहित्य दिया। तो इनको जॉफ्री चौसर को इंग्लिश लिटरेचर का इनको क्या बोला जाता है? फादर, जनक। तो हुईज, ये नेट में क्वेश्चन भी आया हुआ है, हुईज कंसीडर्ड द फादर ऑफ इंग्लिश लिटरेचर। हुईज कंसीडर्ड, कौन माना जाता है? द फादर ऑफ इंग्लिश लिटरेचर। अंग्रेजी साहित्य का जनक कौन माना जाता है? एंड द राइट आंसर इज जॉफ्री चौसर इज कंसीडर्ड द फादर ऑफ इंग्लिश लिटरेचर। इसका एक और फिर क्वेश्चन बनता है कि इंग्लिश लिटरेचर में जो आप पढ़ते हैं पोइट्री, साहित्य में पोइट्री जो अपन पढ़ते हैं, तो हु इज कंसीडर्ड द फादर ऑफ इंग्लिश पोइट्री? इंग्लिश पोइट्री के फादर किसे माना जाता है? तो अगेन द रिप्लाई विल बी जॉफ्री चौसर। अंग्रेजी साहित्य का जनक जॉफ्री चौसर, अंग्रेजी कविताओं का जनक जॉफ्री चौसर। जॉफ्री चौसर का बर्थ कब हुआ? 1340 में और डेथ कब हुई? 1400, 1400 में। देखो इन्होंने लिटरेचर बनाई। अब मैंने आपको ग्रामर का एग्जैक्ट बताया, 1534 में इस इंसान ने दुनिया को ग्रामर दी।
लेकिन परफेक्ट नहीं थी, तो उसमें इंप्रूवमेंट्स हुए, सुधार हुए, और सुधार होने के बाद दुनिया को परफेक्ट इंग्लिश ग्रामर किसने दी? विलियम ब्लकर ने दी। कब दी? 1586। तो मैंने ग्रामर के बारे में एग्जैक्ट आपको ईयर बता दिया, लेकिन मैं लिटरेचर के बारे में ये चीज नहीं बता सकता, क्योंकि लिटरेचर जो है उसका एग्जैक्ट ईयर मेंशन नहीं है। तो माना जाता है कि लिटरेचर का फादर या इंग्लिश पोएट्री का फादर कौन है? जोफ्री चौसर। तो चौसर साहब पैदा कब हुए? चौसर पैदा हुआ 1340 में, डेथ हुई 1400 में। तो इन 60 सालों के बीच में इस दुनिया को लिटरेचर दिया किसने? चौसर ने। तो चौसर ही इसका जनक माना जाता है। लेकिन जो मॉडर्नाइजेशन है, आधुनिकीकरण जो किया साहित्य का, आज अपन जो लिटरेचर पढ़ते हैं उसका मॉडर्नाइजेशन करने वाला चौसर नहीं था। चौसर ने दुनिया को लिटरेचर दिया, दैट्स ऑल। लेकिन टीएस इलियट, आप पढ़ेंगे इलियट साहब के बारे में, टीएस इलियट जो है इसको वो इंग्लिश लिटरेचर का आधुनिकीकरण करने वाला कवि माना जाता है। तो टीएस इलियट है, उसने लिटरेचर को मॉडर्नाइज करके इस दुनिया के सामने पेश किया। तो टीएस इलियट ऑफ कोर्स इसकी वजह से दुनिया में मॉडर्नाइज होकर के आधुनिक बनकर के आपके सामने लिटरेचर आया, जबकि लिटरेचर की ओरिजिनेशन, उत्पत्ति वो चौसर साहब के द्वारा की गई है। अब लोगों के दिमाग में एक बात और आती है लिटरेचर का नाम, देखो मैं आपको यहां पर बता रहा हूं, वो इंट्रोडक्शन बता रहा हूं मैं। ये एक जो फर्स्ट वीडियो है आपके सामने, ये फर्स्ट जो क्लास है आपके सामने, वो सिर्फ एक इंट्रोडक्शन है इंग्लिश का। उसमें मैंने थोड़ा सा इन्वॉल्व करा ग्रामर को, फिर मैंने यहाँ पर बात करी, थोड़ा सा डीपली जाकर के मैं बात करने की कोशिश कर रहा हूँ लिटरेचर के बारे में। तो इंट्रोडक्शन क्लास है, यहाँ पर मैं पर्टिकुलर कोई टॉपिक पर बात नहीं करके मैं ग्रामर और लिटरेचर आपको बता रहा हूँ, जो चीज आप नहीं जानते हैं उसके बारे में बात कर रहे हैं। तो देखो चौसर ने इसको दुनिया को दिया, मॉडर्नाइज किया इसको टीएस इलियट ने, थॉमस स्टर्न इलियट इसका पूरा नाम है। तो इसने दुनिया को आधुनिक करके लिटरेचर दिया। अब लोगों के दिमाग में एक बात आती है कि सिर्फ शेक्सपियर इतना बड़ा नाम है, शेक्सपियर का जिक्र क्यों नहीं हो रहा है? शेक्सपियर का क्या रोल था लिटरेचर में? शेक्सपियर बहुत बार जैसे इंग्लिश का नाम आता है, लिटरेचर का नाम आता है, तो शेक्सपियर का कहीं ना कहीं जिक्र हो जाता है। तो आई वुड लाइक टू टेल यू, ऑफ कोर्स विलियम शेक्सपियर की मैं 2 मिनट बात करूंगा आपके सामने। विलियम शेक्सपियर जो था, विलियम जो शेक्सपियर है, ऑफ कोर्स इसको किंग ऑफ इंग्लिश लिटरेचर कहा जाता है, अंग्रेजी का बादशाह इसको माना जाता है लिटरेचर का। देखो ग्रामर से विलियम शेक्सपियर का कोई लेना देना नहीं है, कोई लेना देना नहीं है ग्रामर से। ये पूरी तरह से किससे कनेक्टेड है? लिटरेचर से कनेक्टेड है। विलियम शेक्सपियर का पूरा कनेक्शन लिटरेचर से, इसका ग्रामर से कोई लेना देना नहीं है। आई एम रिपीटिंग, शेक्सपियर साहब का बर्थ हुआ था 23 अप्रैल इन 1564, 1564। ये इनका बर्थ है, शेक्सपियर का बर्थ की बात कर रहा हूं मैं। 23 अप्रैल 1564 को ये जन्मे थे, और ये जन्मे थे स्टार्टफोर्ड। स्टार्टफोर्ड ये नेम ऑफ टाउन है, कस्बे का नाम है, नियर बाय लंदन। ये लंदन के पास में स्टार्टफोर्ड नाम के कस्बे में 1564 में 23 अप्रैल को शेक्सपियर साहब का बर्थ हुआ। ओके क्लियर। अब इनकी जो डेथ हुई वो 23 अप्रैल को ही हुई है। देखो बड़े लोगों की कुछ ना कुछ वो अपनी छाप छोड़ के जाते हैं दुनिया में, तो अपने बर्थडे वाले दिन इनकी डेथ हुई है। शेक्सपियर अपने बर्थडे वाले दिन ही मरा था, 23 अप्रैल को जन्मा, 23 अप्रैल को मरा, लेकिन 52 साल बाद 1616 में, 1616 में। और इनकी जो बर्थ प्लेस था, डेथ प्लेस था, वो भी स्टार्टफोर्ड ही था। तो इनकी डेथ भी स्टार्टफोर्ड में अपने बर्थ प्लेस पर ही हुई है, वही नियर बाई लंदन। तो इनका जन्म स्टार्टफोर्ड में लंदन के पास एक कस्बे में हुआ 23 अप्रैल 1564 को, और इनकी डेथ भी 23 अप्रैल को हुई 1616 में स्टार्टफोर्ड में। देखो 1564 में जन्म लेने के बाद में 1582 1582 में शेक्सपियर साहब की मैरिज, शादी हुई। और इनकी शादी जो हुई वो एनी हैथवे इस लड़की से, इस नाम की लड़की से 1582 में इनकी शादी हुई। 1587 5 साल बाद 1587 1587 में ये लोग अपना करियर, शेक्सपियर अपना करियर बनाने के लिए लंदन चला गया। जिससे बेटा मैं बात करूं कि जयपुर है, जयपुर के पास में चोमू एक टाउन है,
तो कोई चौमू से जयपुर आ गया अपना करियर बनाने के लिए। उसी तरह शेक्सपियर साहब भी जो है स्टार्टफोर्ड में इनका बर्थ हुआ, पास में कैपिटल है लंदन, इंग्लैंड का लंदन, तो वहां पर वो 1587 में आ गए, स्टार्टफोर्ड छोड़ के लंदन आ गए। कौन? शेक्सपियर साहब 1587 में। और एवरीबॉडी वाज सरप्राइज, सब लोगों को बड़ा ताज्जुब था कि महज 5 साल की, वहां पर आने के 5 साल बाद, केवल 5 साल की ड्यूरेशन में 1592 तक ये ग्लोब थिएटर है इंग्लैंड में, ग्लोब थिएटर, इस ग्लोब थिएटर में शेक्सपियर साहब शेयर होल्डर हो गए थे। और उन दिनों में ग्लोब थिएटर में शेयर होल्डर होने का मतलब है, ग्लोब थिएटर एक प्रेस्टिजियस एक संस्था थी, एक इंस्टीट्यूट था वहां का, जहां पर केवल बहुत ज्यादा पैसे वाला इंसान ही वहां पर शेयर होल्डर हुआ करता था। अब जो इंसान 1587 में लंदन आया है, अपना कस्बा छोड़ के, स्टार्टफोर्ड छोड़ के, 1592 केवल महज 5 साल की छोटी सी अवधि में ये ग्लोब थिएटर के अंदर शेयर होल्डर बन गया था, मतलब एक रिच पर्सन बन गया था महज 5 साल में। इतना, इससे अपन ये कह सकते हैं कि शेक्सपियर वाज मोस्ट टैलेंटेड पर्सन, इसमें बहुत ज्यादा टैलेंट था, और उस टैलेंट के दम पर 5 साल में ग्लोब थिएटर के अंदर शेयर होल्डर बन गया शेक्सपियर। तो रियली ही वाज वेरी मच टैलेंटेड पर्सन वी कैन से। ग्लोब थिएटर में शेयर होल्डर होना 1592 तक, फिर इसके बेटे की डेथ हो जाना, हैमनेट इसके बेटे का नाम, उसके बाद इसका वापस स्टार्टफोर्ड आ जाना, और फिर 1616 में इसकी डेथ हो जाना, ये सारी बातें ये शेक्सपियर के बारे में अपन जानेंगे। शेक्सपियर के बारे में थोड़ा सा अगर मैं डिटेल बात करूं, तो शेक्सपियर जो दुनिया में फेमस हुआ, इसको किंग ऑफ इंग्लिश लिटरेचर कहते हैं, उसका कारण है इसके ड्रामा। एक्चुअली शेक्सपियर सबसे ज्यादा फेमस हुआ अपने ड्रामा की वजह से, अपने नाटक की वजह से। नाटक जो इसने लिखे, इसके मुकाबले के नाटक इंग्लिश लिटरेचर में कोई दूसरा कवि नहीं लिख पाया। ड्रामा जो है ये दुनिया का सबसे बड़ा या दुनिया का सबसे अच्छा ड्रामेटिस्ट नाटककार माना जाता है। किसको? शेक्सपियर को। देखो, पोएट नहीं कह सकता मैं इसको दुनिया का सबसे अच्छा, लेकिन दुनिया का सबसे अच्छा ड्रामेटिस्ट जरूर कह सकता हूं मैं। किसको? विलियम शेक्सपियर को। तो अपने ड्रामास की वजह से, अपने नाटकों की वजह से इसने दुनिया पे राज किया है, कर रहा है, और इसने कर रहा है। ऑफ कोर्स इसने बोला ही था कि मैं इस दुनिया में रहूं ना रहूं, मैं इस दुनिया में रहूं ना रहूं, मेरी बॉडी रहे ना रहे, ये दुनिया में महल, राजाओं के बनाए हुए किले, मकबरे, बड़ी बड़ी इमारतें रहे ना रहे, लेकिन शेक्सपियर जरूर रहेगा। मेरा शरीर रहे ना रहे, लेकिन मैं रहूंगा। इसने बोला है अपने, आपने पढ़ा होगा फर्स्ट ईयर के अंदर एक पोएम चलती है, नॉट मार्बल नॉर द गिल्टेड मॉन्यूमेंट्स, नॉट मार्बल नॉर द गिल्टेड मॉन्यूमेंट्स में बोला भी है इसने कि नॉट मार्बल, ना तो ये मार्बल रहेंगे, मार्बल के बने हुए महल, वी कैन से कोई भी बिल्डिंग, नॉट मार्बल नॉर द गिल्टेड मॉन्यूमेंट्स। गिल्टेड का मतलब होता है बेटा सजा हुआ, एडॉन, जैसे एक महिला गहने पहनने के बाद, वस्त्र पहनने के बाद, अच्छे कपड़े पहनने के बाद सजी हुई फील होती है, एक दुल्हन के जैसे, उसी तरह बेटा जो सजी हुई इमारतें, मॉन्यूमेंट्स कहते हैं पुरानी इमारतें, जैसे कि महल, वी कैन से हवा महल है, जल महल है, आम्बेर फोर्ट है, कोई भी किला, ये मॉन्यूमेंट्स बोले जाते हैं, इनको मॉन्यूमेंट कहते हैं। तो जिस प्रकार ना तो मार्बल का बना हुआ कोई महल रहेगा, कोई बिल्डिंग रहेगी, और ना ही इस दुनिया में सजे हुए मकबरे या फिर कोई पुरानी बिल्डिंग या किले रहेंगे, लेकिन मैं हमेशा रहूंगा, मेरी बातें हमेशा रहेंगी। और वास्तव में शेक्सपियर साहब की डेथ को लगभग 406 साल हो गए, 1616 में मर गए थे ये, 406 साल पहले मर गए। आज भी मैं यहाँ पर खड़ा होकर के शेक्सपियर को डिस्कस कर रहा हूँ, इसका मतलब वो कह रहा है कि मैं अमर रहूंगा, हमेशा हमेशा लोग मेरे बारे में बात करेंगे। तो ऑफ कोर्स शेक्सपियर को अपन डिस्कस कर रहे हैं। शेक्सपियर, इसने यही बोला था कि जब तक दुनिया रहेगी तब तक मैं रहूंगा, मेरी बातें रहेंगी। देखो, साहित्य में बात आती, चौसर ने दुनिया को साहित्य दिया, इसने मॉडर्नाइज किया लिटरेचर को, इसने ड्रामा के माध्यम से अंग्रेजी साहित्य को बहुत कुछ दिया, बहुत बड़ा योगदान है इसका लिटरेचर से रिलेटेड। उसके अलावा मैं कुछ एक दो नाम ऐसे बताना चाहता हूं इंट्रोडक्शन क्लास में कि जिनका लिटरेचर के प्रति बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन रहा है, तो उनमें से मैं कुछ नाम बताऊं। तो बेटा आप लोग जानते होंगे विलियम वर्ड्सवर्थ, विलियम वर्ड्सवर्थ। मैं एक और बात करूं तो इसमें अपन बात करेंगे अपना जॉन कीट्स, जॉन कीट्स,
देखो ये दो नाम ऐसे लिखे हैं मैंने जिन्होंने लिटरेचर को क्या दिया, विलियम वर्ड्सवर्थ और जॉन कीट्स ने लिटरेचर को क्या दिया। देखो ये दोनों के दोनों पोएट जो हैं वो रोमांटिक पोएट माने जाते हैं। इनको अंग्रेजी साहित्य में किस नाम से जाना जाता है, रोमांचक कवि के रूप में जाना जाता है। अब रोमांचक जो पीरियड है, देखो इसको अगर मैं डिवाइड करूं, रोमांटिक पीरियड, इंग्लिश लिटरेचर में पीरियड्स, अवधियां अलग अलग डिवाइड करी गई हैं, लिटरेरी मोमेंट्स हैं, लिटरेरी जो चेंजेज आए हैं, साहित्य में बदलाव आए हैं, उनकी बात भी अपन करेंगे। बट एज आई टोल्ड यू दैट दिस इज द इंट्रोडक्शन क्लास, सो आई विल टॉक अ लिटिल अबाउट इट। रोमांटिक पीरियड की बात करूं तो रोमांटिक पीरियड को दो भागों में डिवाइड किया गया है। इसको बोला गया है कि पार्ट रोमांटिक पीरियड का पार्ट फर्स्ट, मैं मेरी लैंग्वेज में बता रहा हूं, और इसका पार्ट सेकंड। दो पार्ट हैं अंग्रेजी साहित्य के रोमांटिक पीरियड में, और पार्ट फर्स्ट से बिलोंग करता है। साहित्य को रोमांचक जो मोड़ देने वाला कवि था वो विलियम वर्ड्सवर्थ था। सबसे पहले विलियम वर्ड्सवर्थ, इसने ये फर्स्ट पार्ट से बिलोंग करता है, अंग्रेजी साहित्य के रोमांटिक पीरियड के पार्ट फर्स्ट से बिलोंग करता है ये विलियम वर्ड्सवर्थ। और आपका कीट्स जो है वो आपका सेकंड पार्ट से बिलोंग करता है, जॉन कीट्स। जॉन कीट्स तो बेटा बहुत ज्यादा, मैं आपको बताऊं बच्चों, बहुत ज्यादा टैलेंटेड इंसान था। मैं तो इसको शेक्सपियर से भी ज्यादा टैलेंटेड मानता हूं, बिकॉज इसका बर्थ 1795 में हुआ और डेथ 1821 में हो गई थी। महज 26 साल की एज में ये मर गया था, और मरने का रीजन था बेटा टीबी। आज तो बहुत इलाज है, लेकिन 1795 1821 की बात करूं, उस जमाने में टीबी एक लाइलाज बीमारी थी, ट्यूबरकुलोसिस जिसको बोलते हैं, लंग्स की डिजीज होती है। तो आज इसका ट्रीटमेंट है, लेकिन उस जमाने में इसका ट्रीटमेंट नहीं था। तो इसकी डेथ जो है 26 साल की एज में, 1795 में कीट्स का जन्म होना, 1821 में कीट्स की डेथ हो जाना बिकॉज ऑफ टीबी, टीबी की वजह से। और ये जो है इनके घर में जेनेटिक प्रॉब्लम थी। ये जो टीबी की बीमारी है वो इनके घर में आनुवंशिक थी। इनके घर में और भी फैमिली मेंबर्स की डेथ है वो टीबी की वजह से हुई थी, आनुवंशिक रोग था इनकी फैमिली में ये, तो इसकी वजह से डेथ हुई। 26 साल की ऐसे में इतना नाम कर गया दुनिया में कि आज इसको दुनिया का सबसे रोमांचक कवि माना जाता है। हु इज कंसीडर्ड द मोस्ट रोमांटिक पोएट, ऐसा नहीं है, हु इज कंसीडर्ड द मोस्ट रोमांटिक पोएट in English literature, then we will say without hesitating, without hesitation, we can say that John Keats is considered the most romantic poet in English literature. तो शेक्सपियर साहब हैं, विलियम वर्ड्सवर्थ हैं, आपके कीट्स है, इलियट है, टेनिसन है, पीबी शेली है, देयर आर सो मेनी पोएट जिन्होंने लिटरेचर को बहुत कुछ दिया है। और यहाँ पर अब मिल्टन है, वन ऑफ देम इज मिल्टन, और इसके बारे में तो बात भी करेंगे। ऑन हिज ब्लाइंडनेस, ग्रेड सेकंड की बात करें, फर्स्ट की बात करें, तो मिल्टन का बहुत बड़ा रोल है। उसने ऑन हिज ब्लाइंडनेस लिखा है, 44 की एज में पूरी तरह से ब्लाइंड हो गया था ये। 44 साल की एज में मिल्टन, जॉन मिल्टन पूरी तरह ब्लाइंड हो गया था, कंप्लीटली ब्लाइंड। उसके बाद में इसने पोएम लिखी है, और ऑन हिज ब्लाइंडनेस अपने अंधे होने के बाद में लिखी है उसके बारे में, और अपन उसको आज अपने सिलेबस में भी है इंक्लूड है, वो उसको पढ़ना है, उसके बारे में अपने को नॉलेज पूरा होना चाहिए। तो बेटा ये एक छोटी सी बात थी कि लिटरेचर किस सबसे बना, लिटरेचर लिटेरा से बना, लेटिन भाषा का शब्द लिटेरा या लिटरेचर का मतलब क्या होता है, साहित्य इसको बोलते हैं, बाकी इसका मतलब क्या होता है, एनी रिटन वर्क, इस दुनिया को साहित्य देने वाला इंसान। तो जॉफरी चौसर, चौसर साहब का बर्थ 1340, डेथ 1400, 60 साल की एज में डेथ हुई इनकी। इन्हीं 60 सालों के दौरान इन्होंने दुनिया को साहित्य दिया। चौसर साहब को ही इंग्लिश लिटरेचर का फादर या जनक माना जाता है। इनको ही अंग्रेजी कविताओं का, साहित्य में जो पोएम्स पढ़ते हैं अपन लिटरेचर में, पोएम्स का फादर भी इन्हीं को माना जाता है। शेक्सपियर की बात करें तो शेक्सपियर दुनिया का सबसे बड़ा ड्रामेटिस्ट माना जाता है, दुनिया का सबसे बड़ा ड्रामेटिस्ट माना जाता है विलियम शेक्सपियर। शेक्सपियर के बारे में थोड़ी सी डिटेल्स मैंने आपको बताने की कोशिश भी करी है। ये लिटरेचर ग्रामर की अपन ने नॉर्मल थोड़ी सी बातें करी है। अब मैं यहां पर थोड़ा सा इंट्रोडक्शन आपको ऐसे क्वेश्चंस का देता हूं जो पूछे जाते हैं एग्जाम में, ग्रामर से रिलेटेड मैं थोड़ा सा बात करूंगा अभी। देखो लिटरेचर के क्वेश्चन
अपन किस तरह से इनको देखना है, तो इनको अपन एक तरह से लर्न रटना नहीं है, अपन इनको ऐसे तोते के जैसे रटेंगे ना, तो ये बेटा लिटरेचर या ग्रामर है वो हमारी समझ के बाहर हो जाती है। फिर अपन इनको जितना मेहनत करके रटते हैं, याद करते हैं, उतना ही जल्दी भूल जाते हैं। तो इनको अपन ट्रिक से, अपन ऐसे ट्रिक से लर्न करेंगे कि हम कभी ना भूल पाए, हम कभी ना भूल पाए। वोकेब में भी ऐसा ही होता है, वोकेब को भी अगर रटेंगे आप तो उतनी जल्दी भूल जाते हैं, लेकिन अगर अपन ने ट्रिक यूज करके उनको लर्न कर लिया, सीख लिया, तो फिर वो परमानेंट हो जाता है, हमेशा के लिए हो जाता है। एक छोटा सा क्वेश्चन है, मैं आपके सामने यहाँ पर लिख रहा हूं, जैसे मैंने लिखा मयंक, मेरा क्वेश्चन है मयंक इज, या मयंक रॉट अ लेटर ब्लैंक, और फिर मैंने लिखा बेटा ब्लड। मयंक ने एक लेटर लिखा, किससे लिखा? ब्लड से लिखा। ऑप्शंस आर ए बाय ब्लड, ऑप्शन नंबर बी फ्रॉम ब्लड, ऑप्शन नंबर सी विद ब्लड, एंड ऑप्शन नंबर डी इन ब्लड। Which one is the suitable answer for the blank? By, from, with, in? क्या करेंगे अपन? Most of the students will say by, some will say from, maybe with भी आप जवाब दे दें, but I think in शायद किसी का जवाब नहीं होगा, क्योंकि लोग अपन क्या करते हैं कि उसका अर्थ निकाल लेते हैं क्वेश्चन का। जैसे कि मयंक रॉट ए लेटर, मयंक ने एक पत्र लिखा, तो खून से लिखा है, किससे लिखा? खून से। इनका मतलब क्या होता है? में, अंदर, तो खून में नहीं लिखा, खून से लिखा है। तो इन नहीं सोचते लोग, फ्रॉम यूज करेंगे, खून के द्वारा तो बाई यूज करेंगे, खून के साथ या फिर खून से तो विद यूज कर सकते हैं, बट इन बहुत से लोग या अधिकतर लोग यूज नहीं करेंगे। बट द राइट आंसर इज ऑफ कोर्स इन। मैं रीजन एक्सप्लेन करूंगा, मैं इसका रीजन एक्सप्लेन करूंगा इस एक क्वेश्चन और लिखने के बाद। एंड द सेकेंड क्वेश्चन, इस बार मैंने लिखा बेटा मयंक रॉट अ लेटर ब्लैंक, इस बार मैंने लिखा पेन, और ऑप्शंस वही है मेरे पास चार, नीचे वाले क्वेश्चन के लिए भी। अब नीचे वाले में क्या जवाब आएगा, ऊपर वाले में क्या आएगा? बाय पेन, फ्रॉम पेन, विद पेन, इन पेन। ऊपर वाले मैंने थोड़ा सा बता दिया आपको कि इन आना है, बट उसका भी रीजन अपने को क्लियर करना है कि क्यों आना है। तो मैं आपको बता दूं बेटा, अगर राइटिंग, अगर बात किसकी हो रही हो? लिखने की हो रही हो, यहां पर लेटर लिखने की बात हो रही है, कोई फर्क नहीं पड़ रहा लेटर लिखा जा रहा है कि सेंटेंस लिखा जा रहा है कि स्टोरी लिखी जा रही है कि ऐसे लिखा जा रहा है, कोई फर्क नहीं पड़ रहा कि मयंक लिख रहा है कि नरेश लिख रहा है कि कोई और लिख रहा है, ही लिख रहा है कि सी लिख रहा है। फर्क पड़ता है कि माध्यम क्या है, किससे लिखा जा रहा है। हमेशा जब भी क्वेश्चन के अंदर कुछ लिखने की बात हो रही हो, तो वहां पर सबसे पहले अपन फोकस करेंगे मीडियम। मैं आपको एक तो एग्जांपल बता रहा हूं कि किस तरह से इंग्लिश ग्रामर को अपन अटेम्प्ट करेंगे। और मैं इंग्लिश ग्रामर में भी मैंने वो टॉपिक के बारे में बात करी है जो सबसे ज्यादा कंफ्यूजिंग टॉपिक है इंग्लिश ग्रामर के अंदर, दैट इज प्रेपोजिशन। चारों ऑप्शन होते हैं, चारों ऑप्शन नजर आते हैं, ए पे नजर जाते ही ए लगता है, बी पर आते आते बी कैंसिल, ए कैंसिल, बी लगने लग जाता है आंसर, सी पर नजर पड़ती है कि दोनों कैंसिल, सी आंसर लगने लग जाता है, डी पे आते आते तो भाई सब खत्म है, डी लगेगा, या फिर चारों के चारों जवाब लगने लग जाते हैं। तो इन प्रेपोजिशन को सीखना थोड़ा सा मुश्किल जरूर है, या फिर इसको हार्ड टॉपिक कह सकते हैं, लेकिन बेटा ये अगर ट्रिक से सीखा जाए तो इससे आसान भी कुछ नहीं है। तो मैं वही कोशिश कर रहा हूं एक छोटी सी आपके सामने। अगर बात लिखने की हो रही हो, तो लिखा किसने कोई फर्क नहीं पड़ता, क्या लिखा कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन किससे लिखा, उसका लिखने का माध्यम क्या है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज यही होती है। तो मीडियम, माध्यम मतलब मीडियम, मीडियम देखना है। मीडियम को अपन ने बांटा दो भागों में, एक मीडियम होता है किसी चीज को लिखने का सॉलिड, और या फिर अपन किसी को लिखेंगे, किसी भी चीज को तो लिखेंगे लिक्विड, या तो सॉलिड से लिखेंगे या लिक्विड से। जैसे यहां पर मैंने पेन से लिखा, पेन क्या सॉलिड, सॉलिड होता है पेन, ओके। और यहां ब्लड से लिखा तो ब्लड क्या होता है? लिक्विड। यहां पर मैं एक और ऑप्शन ले सकता हूं इंक, तो इंक कौन से वाली कैटेगरी में आएगा? लिक्विड में। या पेन की जगह मैंने लिख दिया बेटा मार्कर, कौन सी कैटेगरी में आएगा? सॉलिड में। तो अगर लिखने का माध्यम सॉलिड है,
तो आप उसके पहले यूज करेंगे बेटा विद प्रेपोजिशन। और अगर लिखने का माध्यम लिक्विड है तो यू हैव टू यूज प्रेपोजिशन इन। तो यहां पर बेटा ब्लड लिक्विड मीडियम है तो यहां पर आएगा इन, इंक होता तो भी इन ही करता। यहां पर पेन या मार्कर सॉलिड मीडियम होते हैं तो यहां पर आएगा विद पेन या फिर विद मार्कर। इस तरह से एक छोटा सा क्वेश्चन और मैं यहां पर आपके सामने डिस्कस करूंगा। जैसे मैंने लिखा कि she lives blank street number 2011, वह 2011 नंबर गली में रहती है। अब यहां पर मैंने ऑप्शन दिया इन स्ट्रीट नंबर 2011, दूसरा ऑप्शन दिया मैंने इनटू, तीसरा ऑप्शन बेटा मैंने दिया इनसाइड और चौथा ऑप्शन मैंने दिया बेटा ऑन। क्या जवाब होगा आपका यहां पर? कौन सा वाला ऑप्शन आप अटेम्प्ट करेंगे यहां पर? मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट विल से द राइट आंसर इज इन। हो सकता है कुछ लोग इनटू कह दें, हो सकता है कुछ लोग इनसाइड कह दें, बट ऑन शायद कोई नहीं बोलेगा एंड द राइट आंसर इज ऑन। द राइट आंसर इज ऑन। गली के ऊपर रहते हैं अपन बेटा, गली के अंदर नहीं रहते। बोला जाता है कि मैं उस गली में रहता हूं, मैं राम मंदिर वाली गली में रहता हूं, मैं 201 नंबर गली में रहता हूं, मैं 5 नंबर गली में रहता हूं, लेकिन गली के अंदर नहीं रहते। देखो इसको समझो, सपोज करो ये 2011 नंबर गली है, तो क्या सी या कोई भी इंसान है वो गली में सोएगा या गली में खाएगा, गली में नहाएगा, गली में रहेगा? नहीं, वो कहां रहता है बेटा? घरों में रहता है। ये गली में घर बने हुए, ये वो इन घरों में रहता है, ना कि गली में। पहली बात तो सर घर भी तो गली में है, ये बोल सकते हैं हम कि सर वो गली में नहीं घर में रहता है, बट घर भी तो गली में है। बेटा घर गली में नहीं होते। एक्चुअली गली क्या है? एक सरफेस, एक जगह, सतह जिसको बोल सकते हैं। तो अपन ने घर जो कंस्ट्रक्ट किया, बनाया, वो कहां बनाया? सरफेस के ऊपर ही तो बनाया है। अपन ने घर कहां बनाया? जमीन के या सरफेस के ऊपर। तो अपन वास्तव में हमारे जो घर हैं वो जमीन के ऊपर होते हैं, तो अपन रहते हैं वो जमीन के ऊपर रहते हैं। हाँ, घरों के अंदर रहते हैं लेकिन जमीन के ऊपर। तो बेटा गली के ऊपर ही तो बने हैं घर, घर जमीन के अंदर थोड़ी होते हैं, वो गली के ऊपर है। तो हम लोग कहां रहते हैं? ऑन। स्ट्रीट के मामले में ऑन। अगर घर का मामला होता तो इन, घर के अंदर रहते हैं लेकिन गली के ऊपर। अब इसमें एक छोटा सा चेंजेस अपन कर सकते हैं, वो ये, अगर मैं इस सी को, यहां पर राइट आंसर ऑन हो गया, अब इस सी को रिमूव कर करके मैं यहां पर लिख दूं कि अ बैगर। मैंने यहां पर एक बैगर लिख दिया, भिखारी लिख दिया। तो भिखारी, चाहे वो कितने पैसे वाला हो, बट ऐसा कंसीडर्ड किया जाता है, ऐसा माना जाता है कि भिखारी का घर नहीं होता। तो भिखारी को बेचारे को कहां रहना होता है? गली के अंदर रहना होता है। अब गली के अंदर रहेगा तो यहां पर प्रेपोजिशन क्या आएगी? इन। तो अगर स्ट्रीट के मामले में अगर बैगर लिखा हुआ है, भिखारी लिखा हुआ है, तो आप यूज करेंगे इन। लेकिन अगर किसी इंसान की, ऑर्डिनरी इंसान की बात हो रही है, तो अपन यूज करेंगे फिर यहां पर बेटा ऑन। ये वाला मामला। अगर यहां पर एनिमल आ जाए, जैसे यहां पर आ जाए अ डॉग लिव्स, एक कुत्ता रहता है, तो कुत्ते का भी घर नहीं होगा भाई साहब, कौन एंट्री देगा उसको घर के अंदर? तो वो गली में रहेगा तो इन। लेकिन अगर यहां पर आ जाए कि द डॉग, द द डॉग ऑफ मिस्टर गुप्ता, गुप्ता जी का कुत्ता रहता है कहां पर? गली नंबर 2011 में। तो गुप्ता जी का कुत्ता है तो कहां रहता है बताओ? गली में थोड़ी रहता है, वो तो गुप्ता जी के घर पे रहेगा ना, गली में थोड़ी छोड़ के जाएंगे। पालतू कुत्ता है तो वो गुप्ता जी के साथ उनके घर पे जाएगा। तो यहां पर घर पे जाएगा तो बताओ, वो घर के तो अंदर रहेगा गुप्ता जी का कुत्ता, लेकिन वो गली के ऊपर रहेगा गुप्ता जी के जैसे, तो वहां पर आ जाएगा ऑन। तो पेट एनिमल है तो ऑन, अगर कोई आवारा एनिमल है तो आएगा इन, बेगर है तो इन, लेकिन इंसान, नॉर्मल ऑर्डिनरी इंसान हो तो ऑन। इस तरह से बेटा डिपेंड, हर एंगल पे प्रपोजिशन बदल जाया करती है, हर एंगल पे प्रपोजिशन बदल जाया करती है। इंग्लिश ग्रामर को बेटा थोड़ा समझने की, इसको ट्रिक से समझने की जरूरत है, इसको रटने की जरूरत नहीं। अपन सेंटेंस बाय सेंटेंस उसका अर्थ दे करके इसको रटेंगे तो मैं कह रहा हूं कि अपन डेफिनेटली मार्क खा जाएंगे एग्जाम टाइम में। तो इसको ट्रिक से अपन समझ सकते हैं। एक छोटी सी इंट्रोडक्शन क्लास थी जिसमें मैंने आपको थोड़ा सा लिटरेचर, सबसे पहला मेरा पर्पस था इस क्लास को लेकर के कि मैं आपको बताऊं कि लिटरेचर क्या है,
लिटरेचर दुनिया में कब आया, ग्रामर दुनिया में कब आया, कौन लेकर के आया, लिटरेचर के अंदर किन किन लोगों का स्पेशली जो कंट्रीब्यूशन है, लाइक वी डिस्कस्ड अबाउट चौसर फर्स्ट ऑफ ऑल, एंड इलियट साहब ने भी थोड़ा सा मैंने जिक्र किया, इलियट साहब ने मॉडर्नाइज करके दिया है लिटरेचर को। तो अगर आधुनिकीकरण किसने किया लिटरेचर का, तो वी कैन से टी.एस. इलियट। तो उनकी बात करी मैंने, शेक्सपियर की थोड़ा सा अपन ने बात करा, अपन ने कीट्स के बारे में बात करा, थोड़ा सा वर्ड्सवर्थ को मैंने बताया कि वो रोमांटिक पीरियड का कवि माना जाता है। फिर मैंने अपन थोड़ा लिटरेचर के ग्रामर के बारे में बात करी, अपन ने ग्रामर के दो चार क्वेश्चंस की बात करी। मैंने जस्ट कोई टॉपिक नहीं बता करके मैंने आपको एक इंट्रोडक्शन बताया कि लिटरेचर और ग्रामर का इंट्रोडक्शन क्या है। हमें पता नहीं होता है कि दुनिया में कब आई ग्रामर, दुनिया में कब आई लिटरेचर, तो वो सारी चीजें मैंने आप बेसिक छोटी सी सिंपल क्लास में, बेसिक क्लास में मैंने आपको यहाँ पर एक्सप्लेन करने की कोशिश की है। फिर मिलते हैं, थैंक यू।